हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कैसे करें और इसकी बेहतर रणनीति क्या हो, इस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। जनरली मैं बहुत डिटेल से परिचर्चा करता हूं, लेकिन आज एक मिडिल पथ अपनाएंगे जिसमें आपको इसके अलग अलग पहलुओं पे मैं बताने की कोशिश करूंगा और आपके बहुत सारे जो कन्फ्यूजन, डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर करेंगे। तो मित्रों, इसमें किस किस बात पे चर्चा करें और कौन कौन सी वो चीज़ है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की कि वो क्या सोचते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, पॉलिटिकल साइंस, हम मोटे तौर पर जो बात रहेगी वो तो पॉलिटिकल साइंस की जो इसकी सिलेबस की रणनीति पे चर्चा रहेगी कि किस तरह से इसकी एक बेस्ट रणनीति रहे, उसके लिए क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए और ऐसा कोई तैयारी जिसका एक ही बार में तैयारी करो और नेट क्वालिफाई हो जाए और नेट ही नहीं जेआरएफ भी क्वालिफाई हो जाए। तो ऐसी कोई बेस्ट रणनीति अगर आप लोग सर्च करते ही हो, हर कोई जानना ही चाहता है, तो एक लंबा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे कोशिश करूँगा कि आपको एक बेहतर रणनीति मिले। पहली बात, लेकिन ये सारी बात जो करें उससे पहले थोड़ी सी बात इस बात पे कर लेते हैं कि नेट की तैयारी किन विद्यार्थियों को करनी चाहिए और किस तरह के विद्यार्थी जनरली इस एग्ज़ाम्स में बैठते हैं। जैसा कि आपको इतनी मोटी मोटी बात पता है कि नेट जो है वो पीजी जिस सब्जेक्ट से हो उसमें नेट इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो यूजीसी मतलब यूनियन ग्रांट कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाता है, उनके सुपरविज़न में होती है। आजकल कंडक्ट तो एनटीए करवाता है। लेकिन ये अलग अलग सब्जेक्टों में होती है। पॉलिटिकल साइंस भी उसका एक सब्जेक्ट है। तो जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस से पीजी कर रहे हैं और जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस से पीजी कर चुके हैं और जिनके मिनिमम परसेंटेज इसमें 55 चाहिए जनरल के लिए और कैटेगरी वाइज जो है 50% होने चाहिए, तो ऐसे विद्यार्थी जो पीजी कर रहे हैं और ऐसे विद्यार्थी जो पीजी कर चुके हैं उन्हें नेट क्वालिफाई करना चाहिए, जिससे कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करने के पश्चात वो अक्रॉस इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, उसके लिए एलिजिबल होते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक तरह से एक एंट्री है हायर एजुकेशन में करियर बनाने की, उसकी शुरुआत होती है नेट से। जो जेआरएफ होती है वो होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जो विद्यार्थी रिसर्च में नेट के साथ में जेआरएफ मतलब जो रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनका अगर नेट के साथ जेआरएफ हो जाता है या किन्हीं का नेट हो जाता है तो केवल जेआरएफ के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो वो उन्हें भारत सरकार यूजीसी की ओर से जो है एक अच्छी खासी जो है फाइनेंशियल ग्रांट्स मिलती है, मदद मिलती है प्रति माह, खूब अच्छी खासी जो है। इनके क्राइटेरिया तो खैर ईयर टू ईयर बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको जब तक आप पीएचडी करोगे तब तक आपको ये ग्रांट्स मिलती रहती है। ये कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूँ, जनरली विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि पहले पीजी हो मतलब एमए हो, मास्टर डिग्री हो, उसके बाद में नेट की जाए। ये गलत समझ है। आप अपीयर हो रहे हो प्रीवियस में तभी आपको नेट का एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए और नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो जिस डेट को नेट क्वालिफाई होती है, जिस डेट को मतलब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, उसके अगले 2 साल के भीतर पीजी होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए कि उन विद्यार्थियों को जो अपीयर हो रहे हैं उन्हें भी पॉलिटिकल साइंस में जो पीजी में अपीयर हो रहे हैं या अपीयर होने की सोच रहे हैं, उन्हें भी नेट में अपीयर होना चाहिए। और मेरा तो यही मानना है कि पीजी होने से पहले अगर नेट हो जाती है तो यही सबसे बेस्ट स्थिति है किसी भी विद्यार्थी के लिए। तो एक तो ये स्थिति है। एक दूसरी स्थिति और भी है कि क्या कोई विद्यार्थी सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर दे सकता है। जैसे अभी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। देखिए मित्रों, आजकल जो वैकेंसी आती है उसमें ये लिखा हुआ रहता है कि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तब आपको नेट और पीजी की डिग्री चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिन स्टूडेंट्स की नेट नहीं है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं और पीजी और नेट करके वो असिस्टेंट प्रोफेसर के उन विद्यार्थियों के साथ हो सकते हैं जो अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो एक मैंने एक संक्षिप्त चर्चा आपके लिए रखी है।
अब हम सीधी बात आते हैं कि देखिए विद्यार्थी राजनीतिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें जिससे कि जो है आपकी नेट जो है वो हो जाए और जेआरएफ भी हो जाए और साथ साथ में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हो जाए। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बतला देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो सिलेबस इतना वाइड है कि उसके भीतर पॉलिटिकल साइंस का शायद ही कोई पक्ष बचता है। इसलिए नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो पीजीटी या स्कूल लेक्चरर जो दूसरे सेगमेंट के एग्ज़ाम है वो भी तैयारी करनी चाहिए। तो वो सारी एक इंटीग्रेटेड ही तैयारी हो, तो तैयारी इतनी बेहतरीन हो कि नेट का सिलेबस अगर आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है तो फिर आप अन्य जो एग्ज़ाम्स है पॉलिटिकल साइंस की उनकी भी आप किसी भी स्तर तक का एग्ज़ाम्स हो उसे बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये जो नेट का एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखते हैं कि इसमें टोटल आपको 10 यूनिट मिलेगी और 10 यूनिट में आपको 100 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चंस 2 अंक का होगा, मतलब 200 नंबर का पेपर होगा। एक फर्स्ट पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें हर क्वेश्चंस 2 नंबर का होता है। तो ये तो सेकंड पेपर है, जैसे सब्जेक्ट का है ये तो सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चंस होता है वो 2 अंक का होता है, मतलब 100। टोटल जो नेट का एग्ज़ाम है वो कितना हो गया, 300 मार्क्स का हो गया। कट ऑफ कितनी रहती है, आप इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया तो है नहीं। जो टोटल स्टूडेंट अपीयर होते हैं उसके 6% जो टॉप स्टूडेंट है उनको ले लेते हैं नेट के लिए। तो आप देखिए कि लगभग प्रीवियस ईयर्स का अगर आप देखें कि कट ऑफ कितनी रही है, अभी तक ये कट ऑफ ये मान के चलिए 50, 50 और 60 के बीच में ही रही है। मतलब 55 तक नेट हो जाती है, 58 और 60 तक जो है जेआरएफ हो जाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नेट बहुत इजी एग्ज़ाम है, इसको क्वालिफाई करना अगर इस दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कन्फर्म रूप से जो है आपको अगर 40% क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बाकी के क्वेश्चंस कुछ अनुमान से, कुछ जिसे कहते हैं कि कुछ कम आ रहे हैं तो भी ठीक हो गया, तो भी कुल मिलाकर के जो है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि केवल नेट क्वालिफाई या जेआरएफ क्वालिफाई करना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि इसके साथ आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं वो भी आपके क्वालिफाई हो जाए और उनकी भी तैयारी हो जाए, तो तैयारी ही बहुत बेहतरीन हो। दूसरी बात यह है कि अगर कट ऑफ कम जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कट ऑफ कम जाती है तो नेट क्वालिफाई करना बहुत ईजी होगा। तो इसे जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखोगे, विशेषकर इसी बार का अगर आप नेट का क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कम जाने की वजह यह नहीं है कि जो है आपका कंपटीशन कम है, बल्कि इसकी मुख्य वजह यह है कि पेपर का स्टैंडर्ड इतना बेहतरीन आता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी विद्यार्थियों के लिए 60% बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए नेट के जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस पेपर का वो आगे फिर सबके लिए एक माइलस्टोन का काम करता है। इसलिए नेट का पेपर का स्टैंडर्ड जो होता है उस स्टैंडर्ड की अगर आप तैयारी कर लेते हो तो फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी को स्कूल लेक्चरर या किसी भी दूसरे पॉलिटिकल साइंस का कोई कंपटीशन हो तो उसे क्वालिफाई कर जाओगे, ये 100% श्योर है। तो एक बात ये हुई। तो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 10 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि हर यूनिट में लगभग 10 क्वेश्चंस रहते हैं। लगभग बताया, कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश होती है पेपर सेटर की हर यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चंस होते हैं। अब यूनिट कौन कौन सी है, कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, मैं सीधी इस बात पे आता हूँ कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो तो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम वहाँ बात करते हैं। तो पहले एक बार हम सिलेबस को शायद मुझे लगता है कि देख लेना चाहिए कि सिलेबस है क्या। मोटे तौर पर इसके सिलेबस को आप यूजीसी की वेबसाइट से भी दे सकते हो और मैं यहाँ एक बार सिलेबस का हम एक बार सीधी सी यात्रा कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या है। देखिए फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में थ्योरीज है।
थ्योरीज में भी दो है, एक अवधारणाएं हैं, एक राजनीतिक परंपरा है। तो थ्योरीज है जिसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, शक्ति, आपका सिटीजनशिप, इसी तरह से जो परंपराएं हैं उसमें उदारवाद, लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, इस तरह से जो एक तरह से जो पॉलिटिकल साइंस का बेस है वो है। मैं एक बार यात्रा कर रहा हूँ, फिर किस हर यूनिट में मैं ये बताऊंगा कि हर यूनिट की तैयारी कैसे की जाए और कैसे शुरुआत की जाए। दूसरी यूनिट है वो राजनीतिक विचारक है, जिसमें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि बहुत सारे ऐसे कंटेम्प्ररी थिंकर्स को डाल दिया गया जो शायद बुक्स में नहीं मिलते हैं, जैसे माओ को डाल दिया है, जॉन रोल्स है, फ्रोज फेनान है, हैना ओरेंट है। तो ऐसे कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल थिंकर्स है वो भी अब जो नया नेट का सिलेबस है उसमें है। इसके पश्चात थर्ड यूनिट क्या है? थर्ड यूनिट है वो भारतीय राजनीतिक विचारक है। भारतीय राजनीतिक विचारक में खास बात क्या है? खास बात यह है कि कुछ छोड़ा ही नहीं है। एक तरह से इतने ज़्यादा नाम है कि देख के लगता है कि अरे बाप रे इतनी बड़ी तैयारी, लेकिन अभी हम इसकी भी रणनीति बताएंगे। फोर्थ यूनिट क्या है? तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें राजनीति जो कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज मुख्य तौर पर है, जो है काफ़ी बड़ी यूनिट है, देखने में दिख रही है कि काफ़ी बड़ी यूनिट है। जो फिफ्थ यूनिट है वो इंटरनेशनल रिलेशन है, और सिक्स्थ यूनिट है वो देखिए काफ़ी बड़ी है, और सिक्स्थ यूनिट है वो भारत में विदेश नीति है। तो ये दोनों आप देख सकते हो कि बहुत ही कनेक्टेड है, क्योंकि भारत में विदेश नीति और इंटरनेशनल रिलेशन जो देखिए काफ़ी बड़ा है। आप देखते जाइए, एक एक पे चर्चा हम करेंगे। आप देखिए सेवन्थ यूनिट है वो है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी है, या हम सामान्यतः कह देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखिए काफ़ी लंबा पार्ट है। इसी तरह से जो आठवीं यूनिट है वो है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। ये यूनिट बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अप्लाइड है, जिसमें श्रम आंदोलन है, किसान आंदोलन है, ग्लोबलाइजेशन है, स्टेट और ग्लोबलाइजेशन है, प्लानिंग है, जो है पहचान की राजनीति है, क्षेत्रीयकरण है, आप देखिए जेंडर और पॉलिटिक्स है। ऐसे अप्लाइड पार्ट जिनका मैटर मिलना बहुत मुश्किल कामों में एक काम होता है। स्टूडेंट यहाँ आकर के बहुत पजल होता है। इसी तरह से 9वीं यूनिट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आप देखिए पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और जो 10वीं यूनिट है वो गवर्नेंस पे है, जो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पार्टी है। तो टोटल 10 यूनिट हो गई। अब ये जो 10 यूनिट है स्टूडेंट, ये 10 यूनिट में बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो ये 10 यूनिट नहीं है। ये आप देखिए कि इन यूनिट्स को अगर आप देखो तो मोटे तौर पर यूनिट्स 10 नहीं है। अगर हम इन्हें एक जगह करें तो क्या क्या हो सकता है? पहली है थ्योरी और दूसरी है थिंकर। थिंकर में इंडियन और वेस्टर्न। तो एक तरह से एक पार्ट हो गया थ्योरी का, एक पार्ट हो गया थिंकर का। फिर हम देखें कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस, ये तीसरी यूनिट हो गई। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें भारत का भी आ गया, ये चौथी यूनिट हो गई। और फिर हम देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 5 यूनिट हो गई। फिर हम देखें इंडियन पॉलिटी, ये 6ठी यूनिट हो गई। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 9वीं और 10वीं यूनिट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और आपकी 7वीं और 8वीं यूनिट थी वो बेसिकली पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें अप्लाइड पार्ट भी है। तो मोटे तौर पर ये 7 यूनिट हो जाती है। अब तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप तो यही सोच रहे हो कि सर आप सीधा सीधा बताइए ना कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो अब मैं सीधी बात करता हूँ कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक तरह का विद्यार्थी वो है जो अभी पहली बार तैयारी कर रहा है, अभी वो नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, फर्स्ट बार तैयारी कर रहा है, या नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एक साथ ही देना चाहता है, या कंबाइंड तैयारी करना चाह रहा है। एक विद्यार्थी वो है। दूसरा विद्यार्थी वो है जो कई बार एग्ज़ाम दे लिया, लेकिन ये कहता है सब कुछ हो जाती है लेकिन ये नेट नहीं होती। उन्हें आखिर तक समझ में नहीं आता कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई क्यों नहीं हो रही। गलतियाँ क्या करते हैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी? बेसिकली गलतियाँ कहाँ करते हैं? पहली चीज़, तैयारी को इंटीग्रेटेड नहीं करते। मतलब जो यूनिट जो है आपस में लिंक है उनको इंटीग्रेटेड नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, तैयारी का ऐसा एरिया जो थोड़ा सा बुक्स में नहीं है, अप्लाइड पार्ट है। जैसे
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उससे जुड़ा हुआ गवर्नेंस, जैसे इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए जो आपकी 8वीं यूनिट है वो, या फिर इंडियन थिंकर्स, ऐसे पार्ट जिनको छोड़ देता है, अरे ये नहीं आएगा, जबकि ऐसी 5 यूनिट हो जाती है ये। तो आधा पार्ट जो मोटा मोटा अप्लाइड है, थ्योरी को तो बहुत अच्छे से पढ़ता है, लेकिन वो पार्ट जो अप्लाइड होता है उसको छोड़ देता है, तो ये तैयारी इम्बैलेंस हो जाती है। दूसरी कमी रहती है वो ये कमी रहती है। तीसरी कमी ये रहती है कि सीधी ही अच्छी मोटी बुक्स को उठाना शुरू कर देता है, बेस तैयार नहीं होता, तो ये महत्वपूर्ण गलती रहती है। चौथी ये रहती है कि किताबें तो पढ़ लेता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण कमी ये रहती है कि बहुत ज़्यादा सरल मान लेता है, कंसेप्ट क्लियरिटी पर फोकस नहीं रहता, धीरज नहीं होता है, भागने की कोशिश करता है, और इसलिए कोई जैसी तैसी कोई गाइड मिली जिसमें मोटे मोटे सिलेबस के टॉपिक हो, उसको लेकर के तैयारी शुरू कर देता है और सोचता है मेरी तैयारी होगी। तो ये मोटी मोटी गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं। करना क्या चाहिए? शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? वो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक नेट नहीं दिया है, उनके लिए विशेष बात है कि उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ। उन्हें एनसीईआरटी की 4 बुक्स आती है, वो लेनी चाहिए। एनसीईआरटी की ये 4 पुस्तकें लेकर के तैयारी शुरू करने से पहले कम से कम 2 या 3 बार रीडिंग लगा दें। फिर उसके पश्चात अगर आप कहीं से मार्गदर्शन ले रहे हो, जैसे आप यहीं से कोई मार्गदर्शन, जेनिथ के बहुत सारे हमने वीडियोस डाले हैं और लगभग पूरा सिलेबस तैयार है, या जैसा भी आपका उचित लगे, तो उसके पश्चात आप अपने मार्गदर्शक, आपके गाइड, आपके टीचर से एक बार उस टॉपिक के व्याख्यान या लेक्चर सुनना चाहिए। और जब भी लेक्चर सुनो तो गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि लेक्चर ऐसे सुनते हैं जैसे तो 2 काम एक साथ कर रहे हो। लेक्चर पूरे इत्मीनान से सुने, और जब भी लेक्चर सुने तो आपकी कॉपी पेन साथ में हो और साथ में नोट्स बनाते जाइए। ये नोट्स डायग्राम वाइज बने बेहतरीन है, कीवर्ड वाइज बने बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये आपका एक नोट्स का सेट तैयार हो जाए। ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज फिर टेक्स्ट बुक, उस टॉपिक से संबंधित जो बेस्ट टेक्स्ट बुक है वो उठाइए। अब आप पूछोगे कि बेस्ट टेक्स्ट बुक कौन सी है? एक टॉपिक में कई बुक्स मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है? एक बुक को प्राइमरी लेना है और अन्य बुक को सहयोगी के रूप में लेना है, और एक बुक में बहुत गहराई से पढ़ने के पश्चात उसी टॉपिक को अन्य बुक्स में पढ़ करके जो अतिरिक्त चीज़ें आपको मिली उनको उसी के आगे इर्द गिर्द आपको लिख लेना है। ये आपका तैयारी का 3rd चरण है। 4th चरण, इसके पश्चात आप जो है नोट्स या गाइड ले सकते हैं। विशेषकर अगर इंस्टीट्यूट के नोट्स है, जैसे जेनिथ के नोट्स है, तो आप उसको देखिए कि उनमें अतिरिक्त क्या है, क्योंकि उनमें कई चीज़ें और मिल जाती है जो बुक्स में नहीं मिलती। आप कहोगे कि क्या पूर्ण हो गई? मैं कहूँगा ना, अभी भी पूर्ण नहीं। इसके पश्चात आप विकिपीडिया पे जाइए, गूगल पे जाइए और उस टॉपिक से संबंधित अन्य चीज़ों को भी देखिए। वैसे जो हमारा व्याख्यान होता है उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता, तो आपके मन में स्वाभाविक ये सवाल उठ रहा होगा, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करें? देखिए, एक प्रोसेस है, आपको उस सारी प्रोसेस में, जिस प्रोसेस को हम आपके सामने लाते हैं, आप गुजरते हो तो परफेक्शन आता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि सिर्फ नेट की तैयारी नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी बेस्ट तैयारी हो कि उसके साथ पॉलिटिकल साइंस का तो कोई भी एग्जाम हो, कम से कम आपको लगे ना कि 3 सीट है तो 3 सीट में मेरा नंबर आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस उसी मेथड से होगा जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहो कि इसके पश्चात तो हो गया ना सर, रुक जाना चाहिए। मैं कहूँगा अभी भी नहीं। तो अब क्या? अब आपको उस टॉपिक से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रह गए, जो आए हैं अब तक, उनको सोल्व कीजिए।
वो सोल्व हो गए तो आप कहोगे कि उसके पश्चात तो काम खत्म? नहीं, मैं कहूँगा अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। तो अब क्या बच गया भैया? अब ये बच गया कि उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस आप पढ़े उनको एक बार सोचिएगा और सोच के पता लगाइएगा कि उन टॉपिक्स में से वो कौन से एरिया है जहाँ फ्रिक्वेंटली बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं। उन एरियाज को आप बुक्स में जाइए या अपने नोट्स में कि ये पॉइंट वो है जहाँ से बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। उसके पश्चात आप जो आपने एक प्राइमरी बुक ली थी, टेक्स्ट बुक ली थी, उसका बार बार रिवीजन करते रहिए। जो आपने क्लास नोट्स के साथ जो क्लास के साथ में अपने क्लास नोट्स बनाया उसका रिवीजन करते रहिए। आपकी तैयारी हो गई। ये एक मेथड मैं आपको बताया हूँ। अब महत्वपूर्ण सवाल आता है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी टेक्स्ट बुक है। तो देखिए एनसीईआरटी तो सबकी हो गई, इसका तो मैं अलग अलग बताऊँगा नहीं। पहली चीज़ जो पहला पार्ट आता है वो आता है राजनीतिक सिद्धांत। मेरा ऐसा मानना है विद्यार्थियों की इस पार्ट से शुरुआत न करके अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से करो तो बहुत बेहतरीन रहेगी। क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है उनकी बहुत सारे विचार यहाँ आ जाएंगे। जैसे न्याय ये टॉपिक है, इमेजिन करो कि न्याय आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कि न्याय आपका टॉपिक है, ये जो न्याय टॉपिक है। लेकिन आप जब थिंकर पढ़ोगे तो देखिए जॉन रॉल्स है, नहीं है, आपका प्लेटो है, आपका अरस्तु है, इनमें सब में क्या आ जाता है? न्याय आ जाता है। इसका मतलब थिंकर पढ़ने के पश्चात अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो आपकी बेहतरीन समझ विकसित होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि थिंकर पढ़ने मात्र से थ्योरी पे पकड़ बन जाए, क्योंकि उस पर फिर और भी कई पक्ष होते हैं। क्योंकि बेसिकली थ्योरीज का ओरिजिन फिलोसफी से हुआ है, इनके ज़्यादातर विचारक है वो फिलोसोफर है। एक गलती ये भी करते हैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी की सामान्यतः जो फिलोसॉफिकल एंगल है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं देते, जबकि जितनी भी थ्योरी और विचार है वो फिलोसॉफी से उठ के आए हैं। इसलिए फिलोसॉफिकल एंगल से देखना चाहिए। जैसे ज़्यादातर व्याख्यान में मैं जो उठाता हूँ टॉपिक को, वो दर्शन शास्त्र से उठाने के पश्चात पॉलिटिकल साइंस में आता हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि उससे नींव बहुत मजबूत बन जाती है। तो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आप ले। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि कंसर्निंग थिंकर्स के साथ में वो थ्योरी ले सकते हैं। कौन सी बुक सबसे अच्छी रहे अगर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर? सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए। मतलब एक दो तरह से शुरुआत करते हैं। एक शुरुआत यहाँ से होगी, दूसरी पैरेलल तैयारी हमारी कहाँ चलनी चाहिए? पैरेलल तैयारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की भी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन ये शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ तैयारी किस पुस्तक से करें? इसमें जो सबसे अच्छी पुस्तक आप है वो है प्रोफेसर पीडी शर्मा जी। आप एक पुस्तक तो यह है, और कौन कौन सी पुस्तक है? एक पुस्तक ले सकते हो आप इसमें जेपी सूद, प्रोफेसर जेपी सूद, और एक पुस्तक बीएल पड़िया। 3 पुस्तक आप ले सकते हो। बेस्ट कौन सी है? पीडी शर्मा जी की पुस्तक को आप बेस बना लो। 2 पुस्तकों को आप जो है कुछ फैक्ट और कुछ कंटेंट वाइज और देख लीजिए। अगर आप एक पुस्तक को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो भी बहुत अच्छा है। पीडी शर्मा जी और नोट्स और क्लास तो भी सफिशिएंट है। लेकिन आप और विस्तार जाना चाहते हो तो 2 अतिरिक्त पुस्तक मैंने और बता दी, उनको भी आप साथ साथ में देख सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। इसके पश्चात कहाँ आना चाहिए? फर्स्ट यूनिट में आना चाहिए। फर्स्ट यूनिट की तैयारी कैसे करें? पहले तो मैंने आपको बताया कि 11th क्लास की बुक है, उसमें जो है राजनीतिक सिद्धांत, उसमें मोटी मोटी चीज़ आपको मिल जाएगी, एक थीम बन जाएगी। फिर व्याख्यान सुनना है। फिर टेक्स्ट बुक, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए? इसमें अच्छी बुक रहेगी वो रहेगी ओपी गाबा। ओपी गाबा की पुस्तक है, ये लीजिए। इसके अलावा आप पुस्तक ले सकते हो ज्ञान सिंह संधू। इसके अलावा भी अगर आप पुस्तक लेना चाहो तो एसपी शर्मा, ये हो गई। लेकिन बहुत सारी नई थ्योरियां हैं, जैसे बहुसंस्कृतिवाद, उत्तराधुनिकतावाद, नारीवाद, पारिस्थितिकीवाद, ये नए विचार है, ये नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए विकिपीडिया का तो सारा लेना ही है, नहीं है? मेरी क्लास में तो सब कुछ होगा ही। हमारी क्लास जितनी भी हम
एक टीम होगी, उस क्लास में तो सब कुछ होगा ही, लेकिन बुक्स के तौर पर नोट्स के साथ साथ में अगर आप बुक्स देखना चाहो तो फिर इसके लिए आप समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, ये जो है नरेश दादीज की एक पुस्तक आती है। लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन फिर भी इनकी पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। नरेश दादीज सर की पुस्तक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से मैं हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहीं से हमारे हेड भी रहे हुए हैं। इनकी पुस्तक है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। ये पुस्तक आप ले सकते हो। एक पुखराज जैन भी जरूर लेनी चाहिए। आप कहोगे कि किताबें बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ है, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? इसमें ओपी गाबा और पुखराज जैन, जो पुखराज जैन में सारी चीज़ नहीं मिलेगी, ये दोनों पढ़ना चाहिए। जो चीज़ नहीं है वो नरेश दादी से पढ़ना चाहिए। इन दो का क्या ले लेना चाहिए? साथ ले लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए। ये तरीका ठीक है, लेकिन मैं आपको 2 किताबें और बताऊंगा जो हर विद्यार्थी को खरीद लेनी चाहिए। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। ये 2 पुस्तक है, ओपी गाबा की 2 पुस्तक आती है। एक पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान विश्वकोश, लिख लीजिए, राजनीतिक विज्ञान विश्वकोश, और दूसरी पुस्तक है राजनीतिक विचारक विश्वकोश। ये दोनों पुस्तकों में बहुत सारी जो टॉपिक है वो ऐसे सिलेबस वाइज तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम थ्योरी के पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये 2 पुस्तकें और ले सकते हो। तो मैंने 2 महत्वपूर्ण पार्ट आपको बताए हैं जो पॉलिटिकल साइंस के आधार हैं। इनके पढ़ने से आपका आईआर की बहुत सारी थ्योरियां हैं वो भी क्या होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी, उनका भी एक बेस बन जाएगा। इसके पश्चात भारतीय राजनीतिक विचारक, इसमें गलती क्या करते हैं, चूंकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसीलिए इस पार्ट को, चूंकि इसमें इतिहास से जुड़ा हुआ भी पार्ट है, इसे अगर आप शुरुआत में पढ़ोगे तो उतनी बेहतरीन समझ नहीं बनेगी, क्योंकि भारतीय राजनीतिक विचारों के जो विचार है वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारों से लिंक करके आप देखोगे तो बेहतरीन समझ बनेगी। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही पुस्तक बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। आपको थोड़ा सा रिलीफ भी मिला होगा। इसके लिए आप पढ़िएगा पुखराज जैन, ये पुस्तक ले लीजिए। साथ ही विकिपीडिया का सहारा ज़रूर लीजिए। इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो इनको आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप देखिए अम्बेडकर भी है, सावरकर भी है, एम एन रॉय भी है, जयप्रकाश नारायण भी है, दीनदयाल उपाध्याय भी है। कोशिश कीजिए इस टॉपिक के संक्षिप्त में नोट्स बना ले, फैक्ट विचार, ताकि आपको बड़ा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस पार्ट पे फोकस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है यहाँ गलती करते हैं। इसके पश्चात यूनिट 4 तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। इसमें राष्ट्रवाद, राज्य के सिद्धांत, बहुत सारे जो है आईआर के जो है तुलनात्मक राजनीति की जो बहुत सारी थ्योरीज है वो आएगी। बहुत सारे संविधानवाद है, बहुत सारी जो है अलग अलग संविधानों का जो है अलग अलग देशों की व्यवस्थाओं की बात है। इसके लिए पुस्तक आप देखना चाहो तो सबसे अच्छी पुस्तक कौन सी रहे, इसमें मेरे नाम की ही विचारक है, राइटर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही है, CB गेनाजी। मेरा नाम CB यादव है, यह है CB गेनाजी। ये पुस्तक ले लीजिए। साथ में आप ओपी गाबा की पुस्तक भी ले सकते हैं, ओपी गाबा की पुस्तक भी इसकी ले सकते हैं। 2 पुस्तकों से काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप गहरा अध्ययन करना चाहते हो और भी ज़्यादा, कि साथ साथ ही हो जाए काम और एक साथ ही कर लेना चाहिए, तो फिर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है JC जौहरी साहब, इनकी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, थोड़ी डेप्थ है। तो ये 3 पुस्तकें आप इसमें पढ़ सकते हैं। CB गेनाजी, मोटी चीज़, फिर आप ओपी गाबा, और फिर JC जौहरी साहब। और पुस्तक पढ़ना चाहो तो तपन बिस्वाल की भी पुस्तक आती है, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो इसका यह है। मेरा एक यहाँ है कि इसके साथ में ये जो 4थी यूनिट है, इसके साथ में आपको इंडियन पॉलिटी को साथ में ले लेना चाहिए, इसके साथ। और दोनों यूनिट जो आपकी 7वीं और 8वीं यूनिट है
उनको मिला दो इसके साथ, क्योंकि ये कनेक्ट होती है चीज़ें। तो मैं सीधा ही आ जाता हूँ इंडियन पॉलिटी, ये छोड़ देते हैं, सीधा ही 8वीं यूनिट पे आ जाता हूँ, 7वीं और 8वीं यूनिट इंडियन पॉलिटी। और फिर नेक्स्ट यूनिट है वो है गवर्नेंस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हैं, पहचान की राजनीति, सामाजिक आंदोलन, राज्य अर्थव्यवस्था। तो ये कहाँ से पढ़े? और मोस्टली विद्यार्थी यहाँ गलती ये करते हैं कि इसको मानते हैं कि ये तो बहुत इजी चीज़ है, जबकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और सबसे ज़्यादा गलत भी यहीं होते हैं। क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट गाइड उठाते हैं। तो क्या पढ़ना चाहिए? इसमें आपको जो तैयारी करनी चाहिए वो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको संविधान का बेर एक्ट लेना चाहिए। आर्टिकल की जो लैंग्वेज है ओरिजिनल संविधान की, उस लैंग्वेज पे पकड़ो। आपको पता है कि संविधान हमारा फेडरल सिस्टम है, जिसमें एक व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, दूसरी व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्टिकल है, उससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट का भी आर्टिकल है। संविधान का भाग 5 जो है वो संघ सरकार के लिए है, और संविधान का भाग 6 है वो राज्य सरकारों के लिए है। और संविधान का भाग 9 और 9A है वो लोकल गवर्नमेंट के लिए है। पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है? पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि जो आर्टिकल आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे हो, सेम उसी समय आप स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्निंग आर्टिकल में जाइए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे पता लगेगा? एक तरीका तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे केंद्र सरकार का जो भी आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, उस आर्टिकल में अगर आप 89 जोड़ देते हो तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल आ जाता है। अनुच्छेद 111 के पश्चात 89 की जगह 90 जोड़ना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 में है, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां 89 जोड़ देंगे। 89 जोड़ने का एक और तरीका है कि 100 जोड़ करके 11 घटा दें। तो 172 में 100 जोड़ा तो 172, 11 घटाया तो 61, तो 161 आर्टिकल। समझ पा रहे हो? प्रधानमंत्री का जिक्र जो है या उनकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 75 में है, तो मुख्यमंत्री की किस में हो जाएगी? आपको 11 घटाना है, 75 में 64, 64 में 100 जोड़ना है, 164 में हो जाएगी। राष्ट्रपति संदेश भेजता है आर्टिकल 86 में, तो राज्यपाल जो संदेश भेजेगा विधानमंडल का, वो किस में हो जाएगा? 89 जोड़ देंगे। तो 89 जो है 86 में जो 89 कैसे जोड़ते हैं? 86 में से 11 घटाओ तो 75, और 75 में 100 जोड़ो तो 175 अनुच्छेद में हो गया। लेकिन ये 111 तक चलेगा। 111 क्या है? विधेयकों को अनुमति देना। तो राज्यपाल विधेयकों को अनुमति किस में देगा? 89 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 200। 11 घटा देंगे और 100 जोड़ देंगे, 89 जोड़ देंगे सीधे। 111 के पश्चात हम 90 जोड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, यूनिवर्सल लॉ तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम साथ साथ पढ़ते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमको वो बारीक अंतर जो होता है, बारीक अंतर जो सेंटर और स्टेट के बीच को में पकड़ में नहीं आता है, वो बारीक अंतर पकड़ में आ जाता है। और इसीलिए जो व्याख्यान यहाँ आपको व्याख्यान दिए जाते हैं, उसमें यही तुलनात्मक रूप से अध्ययन करवाया जाता है, वो अंतर पकड़वाया जाता है। तो ये एक तरीका है। अब आपको किससे काम हो जाएगा? इसके बेर एक्ट के साथ साथ में एक आप बुक ले लीजिए। बुक कौन सी ले सकते हैं? जिसमें सब कुछ है, वो एम लक्ष्मीकांत, आप सब लोग जानते हैं, ये बुक ले सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की अच्छी बात यह है कि इसमें सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन सबसे अच्छी बुक नहीं है, लेकिन सब चीज़ें हैं, अपडेट है, इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। लेकिन एक पुस्तक ऐसी लेनी चाहिए जिसमें इश्यूज़ को थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ हो, और इश्यूज़ को डिस्क्राइब किया हुआ और जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हो जिसमें। इसके लिए मेरी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है देश के विमर्श। देश के विमर्श आप मार्केट में भी देख सकते हैं। देश के विमर्श, समकालीन उभरते हुए मुद्दे, लेखक CB यादव, मतलब मैं।
मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पुस्तक में कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे जो पॉलिटिकल साइंस के और आईआर के हैं उन पे बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे जिससे आप अपडेट हो जाओगे उसमें, तो ये कर सकते हो। तो ये जो तरीका है, ये तरीका बेस्ट रणनीति होगी इंडियन पॉलिटी की। अब बात आती है इसके साथ ही भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। देखिए, ये एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा अप्लाइड है, पर्टिकुलर एक जगह मैटर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम नोट्स में तो इसको कलेक्ट करें, क्लासेज इसकी है, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट का भी सहारा लेना पड़ेगा और अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। कुछ टॉपिक एनसीईआरटी में बहुत अच्छे हैं, कुछ विशेष प्रकार की टेक्स्ट बुक में है, जैसे इसमें बहुत सारे आंदोलन है, आपकी पहचान की राजनीति है, तो इसमें हमें जो है अच्छी टेक्स्ट बुक तो पर्टिकुलर एक तो नहीं मिलेगी, लेकिन अलग अलग जाना पड़ेगा। जिसमें एक पुस्तक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक पुस्तक है भारत में सामाजिक आंदोलन, घनश्याम शाह, ये पुस्तक आप ले सकते हैं। इसमें भारत में सामाजिक आंदोलन, राइटर का नाम है घनश्याम शाह। इसके अलावा आप इसमें जो नोट्स है, हमारे नोट्स है, या इंटरनेट पे कई आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, वो भी इसमें मदद करेगी। तो ये पार्ट को थोड़ा सा होता है ना कि जागरूक रह के तैयारी करने वाली बात वो है। इसके बहुत सारे टॉपिक जो है मेरी पुस्तक देश के विमर्श में भी मिल जाएंगे। तो ये दो बात हुई। इसमें ये वाला जो टॉपिक है, ये देखिए अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें अर्थव्यवस्था की जो पुस्तक है, विशेषकर इंडियन पॉलिटी की पुस्तक कोई भी हो सकती है, चाहे वो रमेश सिंह हो सकती है या लाल एंड लाल हो सकती है, वहाँ से पर्टिकुलर एक टॉपिक जो है हमको लेना है, तो यहाँ से लेना पड़ेगा। आप कभी देखिए कि हमको जो है ये पूरा दोनों टॉपिक जो है अर्थशास्त्र के टॉपिक है, तो हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। ये पहचान की राजनीति तो मैंने बता ही दिया। ये जेंडर और पॉलिटिक्स और ये चीज़ें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये टॉपिक जो है आपको पॉलिटिकल साइंस वहीं से मिल जाएगा। आपको चुनावी राजनीति है, इसके लिए एक पुस्तक मैं आपको बताता हूँ, पेरियार पब्लिकेशन की पुस्तक है जिसका लेखक है अरविंद कुमार, वहाँ से आपको इसका पर्टिकुलर मैटर मिलेगा। और बाकी सारी चीज़ें व्याख्यान में तो सब चीज़ें रहेगी, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर एरियाज़ बता रहा हूँ जहाँ से आपको इनका पाठ्य सामग्री मिल जाएगी आपको जो है। अब हमारी जो चीज़ छूट गई थी वो छूट गई थी आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत की विदेश नीति। ये दो पार्ट है, इन दो की तैयारी कैसे करें? देखिए, ये जो पार्ट है उसमें पुस्तक के साथ साथ में आपको करंट अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। पुस्तक कौन सी लें आप? दो पुस्तकें ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। एक पुस्तक है तपन बिस्वाल और दूसरी पुस्तक है बीएल पड़िया। और भी लेना चाहो तो पुष्पेश पंत की पुस्तक है, पुष्पेश पंत की पुस्तक है, तीसरी पुस्तक ये भी ले सकते हो, लेकिन दो पुस्तक ले लीजिए। तपन बिस्वाल से आपकी समझ बन जाएगी। बीएल पड़िया की एक मोटी पुस्तक आती है, दो आती है आईआर पे, लेकिन आपको मोटी वाली लेनी है जिसमें थ्योरी भी हो, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको इसके साथ साथ में मैगजीन्स पढ़नी पड़ेगी, जिसमें कुछ आर्टिकल तो मेरी पुस्तक में है, मैंने आपको बताया देश के विमर्श, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। आपको इसके लिए वर्ल्ड फोकस मैगजीन या फिर दृष्टि मैगजीन या क्रॉनिकल मैगजीन के जो आर्टिकल है वो देखने पड़े, देखते रहना चाहिए हमेशा। इसके साथ न्यूज़पेपर से हमेशा कनेक्ट रहे। अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, हिंदी में आप ले सकते हो, आप हिंदी में जो न्यूज़पेपर ले सकते हो जनसत्ता, उसमें अच्छे आते हैं आईआर के आर्टिकल। तो इस तरह से इसकी तैयारी करेंगे। इसके पश्चात अंतिम पार्ट बच जाता है, वो बच जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इम्पोर्टेंट तो क्या, जो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा गलती करते हैं पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, वो गलती ये करते हैं कि वो लोग प्रशासन तक आते आते तो दम तोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मेरा ये अनुभव है कि जिसका ये वाला पार्ट यूनिट 9 और 10 अच्छी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम उसकी नेट तो नहीं रुकेगी, रुक ही नहीं सकती, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन सीधे सीधे अन्य विद्यार्थियों से लीडिंग रोल दिलाते हैं।
इसलिए इसकी तैयारी विशेषज्ञता के साथ करनी चाहिए। जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें थ्योरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, सीधी सीधी थ्योरी है। लोक प्रशासन के वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, आपका नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, एनपीएम, वैश्वीकरण, जो है न्यू डायमेंशन, सिस्टम अप्रोच, डिसीजन मेकिंग नहीं है। आप देखिए लीडरशिप, मोटिवेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, पूरी थ्योरी है। थिंकर है मेरी पार्कर फोलेट, पीटर ड्रिकर, चेस्टर बर्नार्ड। आपको लोक प्रशासन की अच्छी पुस्तक अध्ययन करनी चाहिए। अच्छी पुस्तक कौन सी है? अच्छी पुस्तक, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो फिर आप सुरेंद्र कटारिया की पुस्तक है। एक पुस्तक मेरी इसमें लिख दी गई है, वो भी जल्दी आ जाएगी, लेकिन अभी जो उपलब्ध पुस्तक है उसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार, सुरेंद्र कटारिया की पुस्तक पढ़ सकते हो। अंग्रेजी मीडियम में और हिंदी माध्यम में दोनों में एक पुस्तक है। पुस्तकें तो बहुत ज़्यादा है इसकी, लेकिन मैं आपको कुछ पुस्तक बता रहा हूँ। उसमें एक पुस्तक आप एम लक्ष्मीकांत की है जो आईएएस प्रीलिम्स के लिए आती है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ये देखनी चाहिए। अंग्रेजी में तो आपको अवस्थी एंड महेश्वरी जो है, इसी तरह से जो है बहुत सारी अन्य पुस्तकें जो है आपको मिल जाएगी। मोहित भट्टाचार्य की पुस्तक मिल जाएगी, लेकिन आप एक पुस्तक को बेस बना लीजिए, वो काम हो जाएगा इससे। इसी के साथ इसका अप्लाइड पार्ट है जो है इसी से जुड़ा हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ। इसके लिए आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये जो पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ, लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार, उसमें ही लगभग जैसे ये वाला टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, ये टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। कोई अलग से कोई खास ज़रूरत नहीं है। कुछ टॉपिक है जैसे आपका संसदीय समितियां है, ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको उसी पुस्तक से, सुरेंद्र कटारिया की ये पुस्तक, साथ में मैंने आपको बताया एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक, ये दोनों पुस्तक ले लेंगे। आपका नोट्स है, आपकी व्याख्यान है, उसके पश्चात इस पार्ट की तैयारी गंभीरता से करिए। और मेरा खुद का भी विशेष जोर रहता है कि वो पार्ट जिन पे विद्यार्थी कम फोकस करते हैं, मैं मेरे विद्यार्थियों को ज़्यादा तैयारी कराऊँ। और ये रणनीति शुरू से रही है कि ये हमेशा से क्या होता है कि एक जो कोर पार्ट होता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के टीचर भी क्या करते हैं, 90% समय जो होता है वो थ्योरी और थिंकर में दे देते हैं, और फिर 10% 15% समय में सबको फटाफट निपटा देते हैं। और विद्यार्थियों की भी यही अप्रोच होती है, और यही अप्रोच क्या करती है, उन्हें सफल बनाती है। इसीलिए नेट जेआरएफ की तैयारी या असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ इंटीग्रेटेड तैयारी अगर आप करो, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी टेक्स्ट बुक, अच्छे टीचर और अच्छे जो प्रैक्टिस सेट, अब मैंने फिर आपको प्रैक्टिस सेट वाली बात, हर यूनिट की नहीं, हर टॉपिक के बाद में उस टॉपिक के पीछे आए हुए क्वेश्चंस को साथ साथ निकालना है। प्रैक्टिस सेट कई मिल जाते हैं, शायद मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे। अरिहंत का तो मुझे पता है कि उसका एक प्रैक्टिस सेट आता है जिसमें जितने भी पीसीएस, यूपीएससी और नेट के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसी तरह से और भी पब्लिशर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर हो। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उसके सारे आंसर ठीक नहीं आते हैं, इसलिए आपको उनके आंसर्स में जहाँ जहाँ डाउट हो, आपको टेक्स्ट बुक से टैली करना चाहिए या अपने टीचर से टैली करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात आती है कि सवाल अटेम्प्ट करें तो कैसे करें जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो। देखिए विद्यार्थियों, जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जो सबसे बेस्ट मेथड है, एक तो होता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देखते ही पता है कि ये ऑप्शन है। लगभग 50% क्वेश्चंस ये रहते हैं जिनमें ये रहता है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये है कि ये है। ये तैयारी तब है जब थोड़ी कमज़ोर होती है, नहीं तो पता लग ही जाता है। तो उस स्थिति में एलिमिनेशन मेथड को यूज़ लेना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो जैसे ये नहीं हो सकता या ये नहीं हो सकता, तो फिर ये 2 बच गया। मिलान वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एक मिला दिया अगर आपने, तो कई बार तो उस एक से ही जो नीचे के 4 ऑप्शन है वो, उनमें आपको आंसर मिल जाता है। जो कथन कारण वाले क्वेश्चंस है उनमें आप जो पहला ए और बी में ये तलाशने की कोशिश कीजिए कि कौन सा कथन सही है, मतलब अगर कथन सही है कि नहीं है और कारण सही है या नहीं है, क्योंकि अगर सही है या नहीं है इसी से बहुत से आंसर मिल जाते हैं।
इसलिए इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे सवालों को भी ठीक कर पाते हैं जो आपको थोड़े से कम आ रहे होते हैं। तो इस तरह से आप एक बेहतरीन रणनीति के साथ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, आप में जुनून होना चाहिए, लेकिन जुनून से ज़्यादा उस विषय के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। इसलिए आपको पॉलिटिकल साइंस में करियर बनाना है तो आज ही से आपको ये बात कहनी पड़ेगी, आई लव यू पॉलिटिकल साइंस। मुझे इतना प्रेम है कि मुझे मज़ा आ जाता है। और धीरे धीरे जब आप सोचोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड जो ये अभी शुरू में कोई ये थोड़ी होता है कि हर चीज़ जो हम बचपन से या पेट से सीख के आते हैं कि कौन सी चीज़ हमको पसंद है या नहीं पसंद है, ये तो डेवलप किया जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें चीज़ें लगातार स्टोर होती है तो वो चीज़ें पसंद हो जाती है। इसी तरह से अगर आपको, वैसे तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर ही आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद होगा, और पसंद क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो हमारे इर्द गिर्द जो चल रहा है वो राजनीति ही चल रही है। लेकिन अगर थोड़ा कम है या मन कम लगता है या थोड़ी नींद आती है तो फिर आप ये कहना शुरू कीजिए कि दुनिया में पॉलिटिकल साइंस से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है। और मुझे उससे इतना गहरा लगाव है कि जब मैं उसको पढ़ने लगता हूँ या लगती हूँ तो ये बस मुझे छोड़ने का मन नहीं करता। जब मैं सर से व्याख्यान सुनता हूँ या सुनती हूँ तो ये लगता है कि बस सुनते जाइए, ऐसा होगा भी। तो आपकी एक मदद करने की कोशिश की है, आप अपने कमेंट्स लिखिएगा। मैंने मेरी एक कोशिश की है, निश्चित तौर पर ही मुझे विश्वास है कि मेरी इस कोशिश से आपको एक दिशा ज़रूर मिली होगी। तो फिर किसी अन्य टॉपिक पर दोबारा मिलेंगे हम। आज इसी वार्तालाप को यहीं ख़त्म करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।